हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे प्यारे 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 हिंदुस्तान के बच्चों। दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे सर, साइनिंग इन इनटू योर सीबीएसई वर्ल्ड। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम स्टार्टिंग माय 12th सीबीएसई बैच और मैं आपको पढ़ाने आने वाला हूँ इकोनॉमिक्स हर रोज 9 बजे रात को आपकी स्क्रीन के ऊपर। आइए हम लोग मिलकर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सुपर सब्जेक्ट, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपैक्टफुल सब्जेक्ट जिसका नाम है द ग्रेट इकोनॉमिक्स। आपके 12th सीबीएसई के अंदर ये सब्जेक्ट बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे इंटायर सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे, कैसा लिखना है एग्जाम में, कैसे प्रेजेंट करना है, मार्क्स के बियॉन्ड भी बहुत बड़ी दुनिया है, वो भी हम लोग सब देखेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। लेके प्रभु का नाम बोलो, गणपति बाप्पा मोरया। और एक बात और, जब भी मैं आपको मिलूंगा तब मैं आपको बोलूंगा बच्चों गुड मॉर्निंग। आप मुझे रात में सुनोगे फिर भी मैं आपको बोलूंगा बच्चों गुड मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में गुड मॉर्निंग सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं है, मेरे लाइफ में गुड मॉर्निंग इज गुड मोर अर्निंग, बिकॉज वी आर इकोनॉमिक स्टूडेंट। और गुड मोर अर्निंग, इट्स ऑल अबाउट पैसा। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट पैसा, बिकॉज द पैसा इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, इजंट इट लेडीज एंड जेंटलमैन? सो लेट्स स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। और अभी सीबीएसई के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस कंट्री के अंदर, दैट इज वेरी शेमफुल, इट शुड नॉट हैपन। बट देखो यार, अपने हाथ में जो अपना कर्म है बच्चों, वो अपना कर्म हम लोग करेंगे। और इस कर्म में आपका साथ देने आ रहा है आपका सर, योर सर, दैट इज कॉल्ड एज केदार पांडे। एंड दिस इज गोना बी माय इकोनॉमिक्स का लेक्चर एवरी 9 PM। बढ़िया से एक नोटबुक बना लो, उसके ऊपर बढ़िया से अपना नाम लिख लो, स्केल पेंसिल इरेजर सब कुछ लेके बैठ जाओ। एक पेन रखना जो आप एग्जाम तक उसको लेके जाओगे, उसके 10-12 कॉपीज ले लो, 10-12 पेन ले लो, एक डजन पेन ले लो, और उसी पेन से हम लोग एग्जाम लिखेंगे। ऑलराइट गाइस, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, डायरेक्टली हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। किसकी शुरुआत करेंगे? डायरेक्टली विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है बच्चों? इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर को आपके 12th सीबीएसई के अंदर डालने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन दिस चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन योर सीबीएसई का सिलेबस? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई वांट यू टेक टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये चैप्टर आपके 12th सीबीएसई के अंदर क्यों डाला है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। वो रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना कि मैं अभी आपको क्या बताने जा रहा हूँ। इधर देखना बच्चों, एवरीवन। आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है और एंजॉय करना है कि सर क्या कर रहा है। मैं कोई ड्राइंग का टीचर नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, लेकिन मुझे इंडिया बनाना बहुत पसंद है, बिकॉज आई लव माई इंडिया। एंड वाइल टीचिंग इकोनॉमिक्स में कम से कम 10 से 12 बार इंडिया तो बना ही लेता हूँ। अब ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज पाकिस्तान एंड लेट्स से दिस इज बांग्लादेश। ठीक है। अब लेट्स से 1947, when we got the independence, we got the independence we got the independence on 1947, on the evening evening or eve of 1947 we got our independence. Okay, fine. अब 1947 के पहले इंडिया ने बहुत हार्डशिप फेस करी, बराबर कि नहीं? 1770 यहां से जो शुरुआत हुई है, 1947 तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करी। अब हुआ क्या था, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको डेलिबरेटली मैं ग्रीन में इसीलिए कलर कर रहा हूं, बिकॉज करंटली दिस इज पाकिस्तान राइट नाउ। करंटली दिस इज पाकिस्तान राइट नाउ। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो आई कलर दिस अगेन विथ ग्रीन, बिकॉज दिस इज बांग्लादेश। करंट का क्या है ये? करंट में दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज बांग्लादेश। लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। बिफोर इंडिपेंडेंस दिस वाज एंटायर वन कंट्री। पाकिस्तान, हमारा हिंदुस्तान और ये बांग्लादेश पूरी तरीके से इट वाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
इट वॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरा इंडिया एक था। फिर सर अलग अलग क्यों किया? सुनो मेरी बात, अलग अलग करने का कारण क्या है कि कास्ट बेस्ड, जो रिलीजन बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड देयर वाज अ सेपरेशन एंड पाकिस्तान वाज गिवन इट्स टेरिटरी अगेन। दिस वाज कॉल्ड एज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान, जिसका बाद में नाम बांग्लादेश पड़ा। उसकी भी स्टोरी सुनाऊंगा बिकॉज ये सब स्टोरीज या फिर सब फैक्ट्स आपको जानने बहुत जरूरी है, ध्यान देना। भी हुआ क्या था एट द टाइम ऑफ 1947, मोहम्मद अली जिन्ना, Muhammad Ali Jinnah wanted his own country, which was purely Muslim based, and he wanted his own Pakistan. और इंडिया में जो थे वो थी अपनी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके कुछ मेंबर्स के नाम आपको बताता हूँ। जैसे जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज देयर, एंड उस समय पे बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कांग्रेस, एंड सो मेनी, आई मीन बहुत सारे लोग थे, जैसे अबुल कलाम आजाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, एंड सो मेनी पीपल वर देयर इन कांग्रेस। महात्मा गांधी भी थे, लेकिन महात्मा गांधी कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन ये लोग दे वर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब होता क्या है, एट द टाइम ऑफ 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिशर जब गए, ब्रिटिशर्स हमारे पास सिर्फ 200 करोड़ रुपए छोड़ के गए। कितने करोड़ रुपए छोड़ के गए? सिर्फ 200 करोड़ रुपए छोड़ के गए। उसमें से 25% वाज टू बी गिवन टू पाकिस्तान एंड 75% वाज टू बी केप्ट विद इंडिया। क्या 25% पाकिस्तान को देना था और 75% इंडिया को रखना था। वैसे की वैसे सेमली मिलिट्री, द मिलिट्री पावर वाज टू बी डिवाइडेड 1/4 एंड 3/4। अब जब हम लोगों ने इसका 25%, 50 करोड़ जो होता है, इसका 50 करोड़ जो अपन ने, इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25 करोड़ का हम लोगों ने दिया, जब हम लोगों ने इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25 करोड़ का दिया, आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया? जैसे ही अपन ने इसका 25 करोड़ का इंस्टॉलमेंट दिया, पाकिस्तान ने ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर, ऑलराइट? And entire India was divided into 550 princely states. India was divided into 550 princely states. मतलब छोटे 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 ऐसे घराने हुआ करते थे इंडिया में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि यार इंडिया को इतने टुकड़ों में जब ये बटा हुआ है तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना कितना डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ही वॉज द फर्स्ट home minister of our beloved country. He was the first home minister. Jawaharlal Nehru was the first prime minister of this country. Being home minister, he took a responsibility कि पूरी इंडिया को एक करने की जिम्मेदारी मेरी, और बखूबी निभाई भी है। पूरे इंडिया को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। That's why he is also called as the Iron Man of this country, लोह पुरुष। अब हुआ क्या, जम्मू कश्मीर में जो राजा थे, जम्मू कश्मीर में जो राजा थे, उन्होंने अपना फैसला अभी तक नहीं दिया था कि यार मैं इंडिया में अभी तक इंप्लीमेंट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, एंड दैट डिसीजन वाज पेंडिंग। और उस डिसीजन पेंडिंग की वजह से हुआ क्या, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को दिया गया 25 करोड़ का, उन्होंने उससे वेपन्स खरीदे, अपनी मिलिट्री को तैयार किया, एंड दे इनफिल्ट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के राजा थे हरि सिंह। क्या था नाम? यहाँ के राजा थे हरि सिंह। पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट किया और यहाँ पे बहुत ज्यादा धमाकुल मचाई और लड़ाई शुरू हो गई। अब हुआ क्या, हरि सिंह was the one who was supposed to decide कि वो इंडिया में होंगे कि पाकिस्तान में होंगे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया ही नहीं था अभी तक। लेकिन फिर ये सब कुछ होने के बाद में, उनका पाकिस्तान में मिलिट्री का अटैक होने के बाद में, जनरल सैम मैनेक्शॉ along with the team went to राजा हरि सिंह और बोला कि तुमको हम ही बचा सकते हैं। That's how हरि सिंह signed an agreement that he will be the internal part of India. Hence today the entire जो आज ये पार्ट है, दिस एंटायर पार्ट इज करेंटली इंडिया राइट नाउ। दिस एंटायर पार्ट इज इंडिया। ये अपना पूरा जो पार्ट है आज, दिस इज इंडिया, एंड ये वाला पार्ट भी इसके अंदर मर्ज होके क्या हो गया, ये वाला पार्ट भी इसके अंदर मर्ज होके इंडिया बन गया। आर यू क्लियर एवरीवन बच्चों? तुमको कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको मैं वापस से रंग देता हूं, ध्यान देना। दिस एंटायर पार्ट इज नाउ इंडिया। अब ये आपको बताने की जरूरत क्या है, इसके आगे की भी स्टोरी सुनो, आपको समझ में आएगा कि आपको ये चैप्टर आपके 12th के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया है। दिस इज नाउ अवर एंटायर कंट्री विच इज अवर इंडिया। ठीक है एवरीवन, गॉट इट? एंड एट द टाइम ऑफ 1947 these two countries were divided, जिसका नाम है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अब हुआ क्या, ये वॉर हुआ था 1948 में,
1947 1948 के अंदर ये वॉर हुआ और इंडिया जो था, इंडिया सावधान हो गया कि भाई इनको अगली इंस्टॉलमेंट देनी है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर ही हमला करेंगे, हमारे ऊपर सेकंड इंस्टॉलमेंट लेके हमारे ऊपर ही हमला करेंगे। तो हम लोगों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट इतनी जल्दी नहीं दी थी, गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में हम लोगों ने इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ था। उसके बाद में भी ये लोग बाज नहीं आए। 1971 में 1971 में दिस वाज ईस्ट बांग्लादेश, लाइक ईस्ट पाकिस्तान। अब हुआ क्या कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने ना मर्डर स्टार्ट किया, मर्डर्स, रेप्स, ये सब कुछ स्टार्ट किया। इसके वजह से क्या हुआ, ऑल दिस बांग्लादेशी पीपल, ऑल दिस लाइक ईस्ट पाकिस्तान पीपल स्टार्टेड इन्फिल्ट्रेटिंग इन पाकिस्तान, इंडिया। दे स्टार्टेड इन्फिल्ट्रेटिंग इन इंडिया, और बहुत तादाद में, बहुत 10 लाख 15 लाख की तादाद में लोग इंडिया में आने लगे। एंड द देन प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। कौन थे? द देन प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि यार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा देश हमसे अभी तक संभल नहीं रहा है, कि हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत सारे दिक्कत है, तो हम झेलेंगे कैसे। तो जनरल सैम मानेकशॉ को बोला कि अटैक करो। देन वी अटैक्ड एंड यू वोंट बी एबल टू बिलीव 92 और 94,000 92,000 soldiers of Pakistan surrendered to India on that day, and that was the biggest surrender in the history of wars। जब से दुनिया चालू हुई तब से इतना बड़ा सरेंडर आज तक किसी का नहीं हुआ। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया एंड इंडिया वॉन दैट वॉर, एंड देन द कंट्री वाज फॉर्म, जिसका नाम है बांग्लादेश। तो आपको मैंने 1948 का वॉर बताया, 1971 का वॉर बताया, इसके पहले भी एक वॉर हुआ था जो 1965 में हुआ था, जो बॉर्डर पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, बॉर्डर 1 जो पिक्चर है, 1965 का वॉर है। तो 1971 का वॉर हुआ, अगेन 1999 का वॉर हुआ। मतलब हम लोगों ने इमेजिन करो कितने वॉर लड़े। और अगेन 1962 में वी फॉट विद चाइना एंड वी लॉस्ट दिस पार्ट, we fought with China and we lost this part, and this part is with China right now। इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये पार्ट हम लोग खो चुके हैं, और ये पार्ट जो है ये अभी अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? दिस पार्ट इज अक्साई चीन एंड दिस इज विद चाइना राइट नाउ। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। सब लोगों ने सुना होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये, और यहाँ पे एक लाइन है जिसको बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं पीओके। दिस लाइन इज कॉल्ड एज पीओके एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज LAC, line of actual control, and this is called as LOC, line of control। so this is LAC, this is LOC, और ये वाला जो पार्ट है, this part is called as गिलगिट बल्टिस्तान, this called as गिलगिट बल्टिस्तान बाय पाकिस्तान। ये हमारा ही पार्ट। लेकिन ये जो वॉर हुआ था 1947 में, इसके बाद में जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि भैया हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, तो इस लाइन के बाहर ना पाकिस्तान आएगा, इस लाइन के बाहर ना इंडिया जाएगा। मतलब ये लाइन खींच दी, और ये लाइन क्या है, पीओके है। अब हम लोग जा सकते हैं ना, वो लोग आ सकते हैं। मतलब ये जो टोटल पार्ट है, दिस पार्ट, यहाँ पे सिर्फ खाड़ी है, यहाँ पे सिर्फ वादिया है, और यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होते हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ। तो ये सब आपको बताने का कारण क्या था कि हिस्ट्री आपको जाननी बहुत जरूरी है बच्चा लोग। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जब ये चैप्टर इंक्लूड किया गया था, तो बताने का तात्पर्य ये था कि इंडिया इतनी आसानी से खड़ा नहीं हुआ है। 1947 से लेकर 1991 तक इंडिया वाज ऑन बैकफुट, कंप्लीटली बैकफुट। 1991 के बाद में जाके इंडिया की जब इकोनॉमी खोली गई, उसके बाद में सर इंडिया का कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन एक्सपांशन हुआ, एंड वी आर एट करंट स्टेट, वी आर इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ, बट टिल द टाइम वी आर नॉट एट अ गुड पोजीशन। ठीक है, सो इतना सब कुछ आपको मैंने बताया कि भाई अपन ने कितने वॉर लड़े, 1962, 1965, 1948, 71, 1999। ये कारगिल का वो जो वॉर था, कारगिल का वॉर, अगेन इंडिया वोन द वॉर, एंड हमने पाकिस्तान को हर बार हराया है, हर बार हराया है। और जो रिसेंट जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उस ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने उनको हराया है। तो सर आइए शुरुआत करते हैं आप और मैं मिलकर इस खूबसूरत से चैप्टर के, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो नहीं दी है, वो चीजों में आपको बताऊंगा और मजा आएगा। ठीक है, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स वाला ये चैप्टर है, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स वाला ये चैप्टर है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर गाइस। ऑलराइट गाइस, एक सेकंड दीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस।
ऑलराइट, चलिए, आई एम सो एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर colonial rule, agriculture sector, industrial sector, foreign trade, demographic condition, occupational structure, infrastructure, positive contributions of British rule and state of Indian economy on the evening of independence। ये सब चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। आई होप सबको ये चीज दिख रही होगी। ठीक है, शुरू करें। आइए बच्चों, okay, let's go। The main objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its process of development. In order to understand the various phases of development, it is important to first look at the state of India's economy prior to country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy। अब 1947 के बाद क्या हुआ वो तो हमको सबको पता है, लेकिन 1947 के पहले इंडिया के साथ क्या हुआ था वो भी हमको पता होना चाहिए। उसके लिए चलिए आपको एक बार फिर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूं। फ्रॉम 1850 टू 1947, दिस इज कॉल्ड एज कोलोनियल पीरियड। कोलोनियल पीरियड क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज कोलोनियल पीरियड। कोलोनियल पीरियड मतलब क्या? दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड कॉलोनीज। कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब क्या? आपके घर की कॉलोनी नहीं। कॉलोनीज मतलब क्या? जहां जहां पे ब्रिटिशर्स जाते थे, जहां जहां पे ब्रिटिशर्स जाते थे, अपनी कॉलोनी सेटअप कर लेते थे। क्या सेटअप कर लेते थे? कॉलोनी सेटअप कर लेते थे और वहां पे राज करते थे। वहां का सब कुछ खजाना वगैरह सब कुछ लूट पाट के अपने कंट्री के अंदर लेके जाते थे। एंड दे यूज्ड टू रूल अस एंड दे हैव रूल्ड अस फॉर अराउंड 200 years। They have ruled us for around 200 years। 200 साल तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहे और पूरा के पूरा इंडिया का बेड़ा कर दिया। सब लोगों ने सुना होगा कि इंडिया सोने की चिड़िया, सब लोगों ने सुना था सोने की चिड़िया। हम एक्चुअल में सोने की चिड़िया थे और पूरे वर्ल्ड का 30% जीडीपी वी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट। 30% जीडीपी वी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट, वी इंडियंस यूज्ड टू कंट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड्स जीडीपी। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इंडिया यूज्ड टू हैव, इजंट इट? सो वी वर वेरी बिग, वेरी ह्यूज, वेरी मैमोथ बिफोर इंडिपेंडेंस। आई मीन बिफोर इंडिपेंडेंस और बिफोर ब्रिटिशर्स रूल। हम लोग के पास बहुत सोना था, बहुत पैसा था यार। आपके राजा महाराजा देखो, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, उनके पास कितना पैसा था। ह्यूज ह्यूज गोल्ड रिजर्व्स, ह्यूज करेंसी रिजर्व्स। हम बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। बट आफ्टर ब्रिटिशर्स हुआ क्या? ब्रिटिशर्स क्या करते थे? बाहर से रॉ मटेरियल लाते थे, उनको यहाँ पे प्रोसेस करते थे। बिकॉज इंडिया का सस्ता लेबर, यहाँ की सॉइल, यहाँ की मिट्टी, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ फ्री, सब कुछ सस्ता। तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे प्रोसेस करते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे और उस फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे वापस अपनी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड के अंदर। और पैसा किसका? पैसा ब्रिटिशर्स का। तो हमको क्या मिलता था? हम तो लेबर थे, हमको सिर्फ लेबर चार्जेस मिलते थे, ओनली लेबर चार्जेस। सो डिफिकल्ट। सो दिस वाज द पोजीशन बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल की शुरुआत कहां से हुई? द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी 1417-57। हाईलाइट करो उसको, बैटल ऑफ प्लासी 1417-57। अब ये जो नोट्स है, इसकी नोट्स की पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग उसकी प्रिंट आउट निकाल के कॉपी अपने पास रखिए और एग्जाम में भी आपको इसी से पढ़ के जाना है। ठीक है, या फिर ये जो बुक का पब्लिकेशन है उसके लिंक भी मैं आपको अटैच कर दूंगा। वो बुक आप ऑर्डर कर दीजिए एंड वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक और यू कैन यूज माय नोट्स आल्सो। चलो, अब बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स आए क्यों थे? आपको सबको पता होगा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वाज देयर। पहले क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी धंधा करने आए थे ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आए थे? बिजनेस करने आए थे। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे कैप्चर्ड अवर कंट्री बिकॉज ऑफ, आई मीन देयर आर सो मेनी रीजंस। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज भी देखी होगी। सो द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज देयर, देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू, आई मीन एंटायर कंट्रोल वाज with the British. The main purpose of the British rule in India was to use Indian economy as a feeder economy. Feeder. What do you mean by feeder? Feed करने वाली। That means रॉ मटेरियल हमारे तरफ से लेके जाएंगे, यहां पे प्रोसेस करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे। मतलब पैसा किसका? ब्रिटिशर्स का। हमारी किसकी? हमारी। फीड करने वाली इकोनॉमी। For the development of British economy, a British colonial rule tempered the Indian economy very badly.
टेम्पर्ड का मीनिंग होता है इट हर्टेड, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया हमारी इकोनॉमी को। लिखो टेम्पर्ड का मतलब इकोनॉमिक, हर्टेड या फिर नुकसान लिखना। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज सबको पता होगा, व्हाट डू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? पानी, नदी, फिर यहाँ के विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइक सोलर एनर्जी, बहुत सारे हमारे पहाड़ पे जो फ्लोरा फौना उगता था, वो सब चीजें, तो एवरीथिंग कम्स अंडर नेचुरल रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स मतलब यहाँ के लोग, यहाँ का लेबर, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स। लिख लेना आपने इसमें, इट इज कॉल्ड एज labor force for the glory of their own country. Finally, after 200 years of British rule, India gained independence from the from them on 15th August 1947. आप लोगों ने बहुत ही फेमस स्पीच सुना होगा जवाहरलाल नेहरू जी का, on at the stroke of midnight India got the independence, isn't it? Yes sir. So after 200 years of British rule we got independence at 15th August 1947, and after 1947 जो कांग्रेस थी उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, एंड देन वी स्टार्टेड रूलिंग आवर कंट्री। नाउ अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द इंडिपेंडेंस एंड जस्ट आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। To appreciate the current economic status of India, we should understand the factors that led to the underdevelopment and stagnation of the Indian economy. क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग? We will study that. We should understand the factors that led to the underdevelopment and stagnation of Indian economy. कि भाई डेवलप क्यों नहीं हुई है हमारी कंट्री, और स्टैग्नेशन के रीजंस क्या है? व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुक जाना। हमारी इकोनॉमी बढ़ी ही नहीं, हमारी इकोनॉमी क्या हो गई? रुक गई, एक जगह पे रुक गई और बढ़ी नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं रुक जाना। आर यू क्लियर एवरीवन? लेट्स स्टार्ट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। सबको मैंने आपको बताया था कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, जहां पे ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनी सेटअप करते हैं एंड देन रूल करते हैं। सो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज देयर। क्यों? बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। कौन सी? प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। प्रॉस्परस इकोनॉमी मतलब क्या? इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। देखो हमारे देश की मिट्टी काली मिट्टी है, काली मिट्टी के अंदर आप लोग जो क्रॉप उगाओगे वो क्रॉप उग जाएगा, एंड वी वर एक्सपोर्टिंग सो मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड। अब आप इमेजिन करो दोस्तों, कितने लोग आए हैं यहाँ पे हमारे देश को लूटने के लिए, कितने लोग आए? व्हाई? बिकॉज अवर कंट्री वाज अल्ट्रा रिच इन मिनरल्स, इन ह्यूमन रिसोर्स, इन फ्लोरा फौना, एवरीथिंग। वी वर अल्ट्रा रिच। हमारे देश के अंदर क्या नहीं था? सब कुछ था। देन अग्रेरियन इकोनॉमी। व्हाट डू मीन बाय अग्रेरियन इकोनॉमी? अग्रेरियन इकोनॉमी मतलब होता है कि इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्या मतलब? इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड एज अग्रेरियन इकोनॉमी। That is called as agrarian economy, which is completely dependent on agriculture. That is called as agrarian economy. Just a minute बच्चों। That is called as agrarian economy, which is dependent on agriculture. लिखो, agrarian economy is the economy which is dependent completely on the agriculture. Agriculture was the main source of livelihood for the most people and it engaged about 2/3 of the total population. कितनी population? 2/3। और आपको पता है at the time of independence इंडिया की population कितनी थी? You will be surprised to know India was at 35 crores. कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947? इट वाज 35 करोड़। आज कितनी पॉपुलेशन है? वी आर अराउंड 160 करोड़। हाउ मेनी? वी आर मोस्टली अराउंड 160 करोड़। 160 करोड़ हम लोग हो चुके हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो आज यूएस का पॉपुलेशन इज 35 करोड़। आज यूएस का पॉपुलेशन कितना है? 35 करोड़। इतना डिफरेंस है, जस्ट इमेजिन। So, we were 2/3 of the total population was dependent on agrarian economy. मतलब इंडिया में अगर 100 लोग रहते हैं
तो उसमें से 75 पीपल वेर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। आप लोग देखना, आपके दादा, आपके परदादा, सबके पास कहीं ना कहीं जमीन तो होगी, एग्रीकल्चर तो होगा, सबके पास अपना अपना खेत होगा। क्यों? क्योंकि ये पूछते नहीं ज्यादा। इंडिया के पास पहले कुछ इंडस्ट्रीज नहीं थी, सर्विस सेक्टर नहीं था। ये जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये तो आज आया बॉस। पहले क्या था? द एंटायर इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आर यू क्लियर? So that is called as agrarian economy. And there was well-known handicraft industries. India was also known for its handicraft industries in the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stoneworks, etc. Handicraft products enjoyed a worldwide market due to their reputation for the fine quality of materials used and the high standards of craftsmanship. आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाथ से बनाई हुई चीजें, हैंडीक्राफ्ट जो चीजें है, वो बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया की, वर्ल्ड वाइड बिकती है, एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया, आई मीन, सुपर प्रोडक्ट्स आर देयर विच आर मेड इन इंडिया। अब बंगाल के अंदर आज आप देखना, बंगाल के अंदर सरकार पलटी है। बंगाल पहले से बहुत खूबसूरत रहा है। बंगाल की जो इकोनॉमी है, बंगाल जो है पहले से बहुत खूबसूरत रहा है। सो मसलिन, अ कॉटन फैब्रिक ऑफ प्लेन व्यू, इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल which had its origin in Bengal, now it is Bangladesh, especially in places in and around Dhaka, like spelled as Dhaka during the pre-independence period. अब बांग्लादेश पहले इंडिया का ही था ना। अभी मैंने आपको समझाया कि दिस पार्ट, ये जो बांग्लादेश है, ये पार्ट हमारे तो था पहले। दिस पार्ट वाज आवर। ये जो पार्ट है, जो बांग्लादेश आज ये हमारा था। ये जो वेस्ट बंगाल है, दिस वेस्ट बंगाल एंड दिस बांग्लादेश, ये कंप्लीटली बंगालीज है। दिस वर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हियर। सो ये वाला जो कंप्लीटली पार्ट है, आज आप देखोगे तो एक्सपोर्ट्स के, मर्चेंडाइज के अंदर जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के अंदर बांग्लादेश का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। इंडिया के अंदर भी बहुत जो टेक्सटाइल का माल आता है वो बांग्लादेश से ही आता है, समझे? सो ये जो बांग्लादेश है, ये टेक्सटाइल में पहले से रीच है। अब बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको अलग कर दिया गया बिकॉज ऑफ based on the religion and the language and the caste and creed. Let's not get into this right now. Then Dakkai muslin had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile and was exported to Europe, Middle East and the other markets in the 17th and the 18th centuries. The finest variety of muslin was called as malmal. आपने सुना होगा ना मलमल का कपड़ा? अपनी मम्मी को पूछना, उन्होंने सुना होगा मलमल का कपड़ा। So ये मलमल and the foreign travelers also used to refer to as the मलमल शाही और मलमल खास। मलमल शाही और मलमल खास, implying that it was worn by or fit for the royalty. However, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government, British government in India, were concerned more with the protection and promotion of their own economic interests. मतलब क्या? आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स were the people who are from current UK, इंग्लैंड वाले लोग। वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर ही नहीं आते थे। मतलब जो जो यहाँ पे बनेगा सब पूरा उनके कंट्री में जाएगा, वहां से पूरे वर्ल्ड में बिकेगा, और पैसा किसके पास जाएगा? उनके पास जाएगा। देन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, देयर पॉलिसीज ब्रॉट The policies brought a fundamental change. Alright, so the twofold strategy discussed later in this chapter under the heading deindustrialization, decline of handicraft industry, transformed the country into a supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain. अब ये exactly कैसे हुआ? हम लोग importer, I mean the supplier of raw material and importer of finished goods, ये कैसे बने? I'll discuss this tomorrow at the same time, that is 9 p.m. on the YouTube channel of SPC. Till the time, take care of yourself. हम लोग कल बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को मिलके चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, I'll see you tomorrow at the same time guys. Thank you so much. This is your friend, mentor and coach Kadar Pani signing off. जय हिंद, बाय बाय।